भारतीय संविधान भाग 1 के बारे में इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं भारतीय संविधान भाग 1 में क्या-क्या हमें देखने को मिलेगा। भाग 1 संविधान का पहला भाग है ये आपका। यह भारत के संघ और राज्य क्षेत्र की जानकारी देता है। अगर कहें भाग 1 किसकी जानकारी देता है तो एक तो संघ और राज्य क्षेत्र की जानकारी प्रदान करता है। इसमें अनुच्छेदों की संख्या 1 से लेकर 4 तक है, यानी कि 1, 2, 3, 4 कुल 4 अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 1 भारत का नाम और क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1 आपका जिसमें भारत को भारत और इंडिया दो नामों से जाना जाएगा, ऐसा लिखा गया है, बताया गया अनुच्छेद 1 के माध्यम से। भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि भारत जो है वो राज्यों का एक देश होगा, यानी कि कई सारे राज्यों को मिला करके एक देश का निर्माण किया जाएगा जिसको भारत कहेंगे। इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अन्य क्षेत्र शामिल होंगे। अगर कहा जाए तो भारत में क्या कौन कौन से जो प्लेस है यानी कि स्थान में शामिल होंगे, तो इसमें आपका राज्य शामिल होगा, केंद्र शासित प्रदेश होंगे और अन्य क्षेत्र जो है उनको भी सम्मिलित किया जाएगा भारत का क्षेत्र और नाम बताने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 भारतीय संविधान के भाग 1 में आता है और यह नए राज्यों के प्रवेश, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश, जो राज्य पहले से नहीं मिले हुए हैं उनको स्थापना करना या उनको मिलाने से संबंधित यह आपका अनुच्छेद दिया गया है। इसके बिंदु निम्नलिखित हैं। नए राज्यों का प्रवेश, संसद को यह अधिकार है। अब देखो संसद को एक अधिकार दिया गया है कि वह क्या कर सकती है, वह किसी नए राज्य को भारत के संघ में शामिल कर सकती है। मतलब संसद को यह अधिकार है कि वो भारत में किसी नए संघ यानी कि नए राज्य को जो है वो अपने संघ में शामिल कर सकती है। नए राज्यों की स्थापना, संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। अगर देखो पहले से अगर है तो उसको शामिल भी कर सकती है, अगर नहीं है तो नए राज्यों को बना भी सकती है, जिससे भारत के संघीय ढांचे में बदलाव हो सकता है। अब देखो जब नए राज्य बनेंगे तो भारत का जो ढांचा बना हुआ है पहले संविधान का, तो उसमें संघीय ढांचा जो है उसमें भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। शर्तें और सीमाएं, संसद नए राज्यों को शामिल करने या स्थापित करने के लिए आवश्यक शर्तें और सीमाएं निर्धारित कर सकती है। अब संसद क्या कर सकती है, अगर उसको नए राज्यों को शामिल करना है या नए राज्यों की स्थापना करनी है, नए राज्य बनाने हैं, तो कुछ शर्तों को पूरा करती है और साथ ही साथ उसकी सीमाएं जो है निर्धारित करती है कि क्या होना चाहिए एक राज्य को निर्माण करने के लिए। संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अब देखो संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है क्या नए राज्यों को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है या नहीं, जरूरत है करने की या नहीं, तो उसकी जरूरत नहीं होती है, बल्कि संसद को एक साधारण विधेयक पारित कर सकती है, यानी कि साधारण विधेयक पारित करने के बाद में नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में, तो इसमें है राज्यों का पुनर्गठन करना। नए राज्यों का निर्माण, संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को विभाजित करके दो या अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है। जैसे कि आपका हैदराबाद जो है, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, जैसे हैदराबाद जो है, हैदराबाद से अलग करके क्या नया एक राज्य बनाया गया था 2014 में, जिसको क्या नाम दिया गया था, तेलंगाना। सॉरी, क्या नाम दिया गया था, तेलंगाना। तेलंगाना ये 2014 में बनाया गया था। तो ये राज्य जो है ये संसद को अधिकार प्राप्त है कि राज्यों को विभाजित कर सकती है एक दूसरे से और बना भी सकती है। राज्य के क्षेत्र का विस्तार, संसद किसी राज्य के क्षेत्र को विस्तार को बढ़ा भी सकती है। संसद चाहे तो राज्य के विस्तार को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। राज्य के क्षेत्र का संकुचन, संसद किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, ये भी है, इसको शक्तियां प्राप्त है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, संसद किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है। मतलब जो सीमा निर्धारित की गई होती है किसी राज्य की कि यहाँ इस राज्य का बंटवारा यहाँ से होगा, तो उसको भी कम या ज्यादा कर सकती है, वो भी इसको प्राप्त है, संसद को ये जो है शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक, इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगर किसी चीज का नाम बदलना हो या फिर कह सकते हैं किसी राज्य का निर्माण करना हो, तो उसके लिए जो है राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत होती है, क्योंकि उसकी सिफारिश के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर वो ना चाहे राष्ट्रपति तो संसद में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रस्तुत किए जा सकते हैं जो आपके अनुच्छेद 3 से कोई लगाव रखते हो। राज्य विधानमंडल की राय, यदि विधेयक किसी राज्य की सीमाओं, क्षेत्र या नाम को प्रभावित करता है, अगर विधेयक जो है जो कानून बनाए गए हैं अगर वो राज्य की सीमाओं को या क्षेत्र को, नाम को प्रभावित करता है, तो उस राज्य की विधानमंडल को अपनी राय देने का अवसर दिया जाएगा। तो उस वहां पर रहने वाले, अगर मान लो किसी राज्य का हम कि राज्य जो है उसका नाम हम परिवर्तित कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को हम अगर
मान लो उत्तराखंड करना चाहें तो क्या होगा, यहाँ के रहने वाले लोग जो होंगे विधानमंडल में जो बैठे हुए हैं उनकी राय ली जाएगी कि इसको परिवर्तित किया जाए या ना किया जाए। बात करते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में। अन्य प्रावधान इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 4 भारतीय संविधान के भाग 1 में आता है और यह पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों से संबंधित है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई विधियों का प्रभाव। अब देखो यह अनुच्छेद 2 और 3 के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई विधियां संविधान की पहली और चौथी अनुसूचियों में संशोधन कर सकती हैं। अब देखो संविधान के द्वारा यानी कि जो संसद है उसके द्वारा जो भी विधियां बनाई गई, कानून बनाए गए हैं, वो क्या है, विधियां संविधान की पहली बैठक और चौथी बैठक अनुसूचियों में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया से मुक्त। अनुच्छेद 4 के तहत किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया से मुक्त होते हैं। राष्ट्रीय स्वीकृति। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए संशोधन को राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अगर देखिए कोई भी संशोधन अगर किया जाता है तो राष्ट्रपति की जो है संशोधन के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति बहुत जरूरी होती है। बिना उसकी स्वीकृति के संविधान में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। संविधान की संरचना पर प्रभाव। यह अनुच्छेद भारत और संघीय ढांचे को लचीला बनाता है जिससे राज्यों की सीमाओं और नामों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सके। बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष में भाग 1 भारत के संघ की नींव रखता है। यह भारत की एकाग्रता को दर्शाता है। यह बताता है कि भारत एक अखंड राष्ट्र है। यह आपका निष्कर्ष इसमें से आता है।